संभावना है इसके खत्म होने तक भी खाना आपके पेट तक पहुंचेगा। उसके बाद बाथरूम जाने से पहले तो ये खाना कई प्रक्रियाओं से गुजरेगा। हम ये तो जानते हैं कि जो हम खाते हैं उससे हमारे शरीर, मांसपेशियों और त्वचा का पोषण होता है, लेकिन दिमाग का क्या? दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? हाल में इसका जवाब ढूंढने के लिए काफी शोध हुए हैं, जिससे पता चलता है कि जो हमारे पेट में जाता है उसका सीधा संबंध उससे है जो हमारे दिमाग में चलता है। इस हफ्ते हम दुनिया जहान में ये जानेंगे कि हमारे पेट के साथ मसला क्या है। पार्ट 1, हम कैसे पचाते हैं। दरअसल पेट क्या है? हमारे पहले एक्सपर्ट जॉफ प्रेटिस ह्यूस्टन के बेनर मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कई लोग पेट को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक मुंह से लेकर गुदा के बीच सभी अवयव पेट का हिस्सा है जो पाचन में भूमिका निभाते हैं। इसमें लिवर और पैनक्रिया भी शामिल है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पेट से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में हम केवल अतड़ियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आमतौर पे ये कई मीटर लंबा पाइप पेट कहलाता है। Every segment along the gastrointestinal tract. अंतड़ियों का हर हिस्सा पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट एसिड की मदद से अन्न को पीसता है और फिर उसे छोटी आंतड़ी में पहुंचाया जाता है, जहां अन्न के न्यूट्रिएंट यानी पौष्टिक तत्वों को पचाया जाता है। जो कुछ वहां नहीं पचता है उसे बड़ी आंतड़ियों में पहुंचाया जाता है, जहां बची हुई चीजें और पानी को पचाया जाता है। इसके बाद शरीर में जो बचता है उसे मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। जॉफ प्रेटिस कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में अन्न को पीस कर पचाने की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सभी मांसपेशियां और नसें मिलकर काम करती हैं। पेट का काम सिर्फ खाना पचाना नहीं होता, बल्कि इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना भी होता है। पेट ये सुनिश्चित करता है कि खाने के अनावश्यक तत्व जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो शरीर के दूसरे हिस्सों में ना जाए। Some bacteria are known pathogens and other. कुछ बैक्टीरिया बीमारी फैला सकते हैं। कुछ लोगों के पेट की दीवार कमजोर होने की वजह से माइक्रोब या जीवाणु पेट से लीक होकर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं, जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। यानी हमारा पेट शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र भी है। Our gut has a very robust immune system. हमारा पेट एक शक्तिशाली इम्यून सिस्टम है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे आहार के जरिए कई किस्म के बैक्टीरिया और वायरस पेट में पहुंचते हैं। ये अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलकर शरीर के दूसरे हिस्सों में घुस जाएं तो काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए पेट हमारे प्रतिरोधक सिस्टम का पहला मोर्चा होता है, लेकिन अगर हमारा पेट जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाए तो इसमें सूजन आ जाती है। इससे क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं, जिससे अंतड़ियों में फोड़े और गुदा में सूजन पैदा होती है। जॉफ प्रेटिस कहते हैं पेट के इर्द गिर्द फैली नसों का मस्तिष्क से सीधा संबंध होता है और दोनों के बीच सिग्नल का आदान प्रदान होता है। अगर पेट में कोई खराबी हो तो दिमाग को पता चल जाता है। हाल के दौरान रिसर्च से पता चला है कि ये संपर्क जितना हम पहले समझते थे उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पार्ट 2, वेगस नर्व। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं जैन फॉस्टर, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जो टेक्सास यूनिवर्सिटी के साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर में मनोविज्ञान की प्रोफेसर है। वो कहती हैं कि हमारे शरीर में मौजूद वेगस नर्व दिमाग को पेट से जोड़ने वाली सबसे लंबी नस है। The vagus nerve is the longest sensory nerve. वेगस नस पेट और उसके इर्द गिर्द के अवयवों की मांसपेशियों से जुड़ी होती है। ये एक बाई डायरेक्शनल नर्व है जो दिमाग से सिग्नल को पेट तक पहुंचाती है और पेट से दिमाग तक सिग्नल भेजती है। यानी पेट से मिलने वाले सिग्नल के अनुसार ही दिमाग हरकत करता है। वेगस नस दिमाग और पेट के बीच मौजूद सिग्नल के आदान प्रदान का सुपर हाईवे है। 10 साल पहले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था जिससे पता चला कि पेट की स्थिति का हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। इस प्रयोग के दौरान महिलाओं के एक गुट को कुछ हफ्तों तक फर्मेंटेड दूध पीने के लिए दिया गया और दूसरे गुट को सामान्य दूध दिया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिस गुट ने फर्मेंटेड दूध पिया था उनके मस्तिष्क की गतिविधियां पाचन के दौरान बेहतर हो गई थी, खासतौर पर मस्तिष्क के उस हिस्से की गतिविधियां जो हमारी संवेदनाओं को नियंत्रित करती हैं।
इसका मतलब है कि हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया या माइक्रोब हमारे दिमाग की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। And what they showed by doing imaging before and after, वैज्ञानिकों ने पाया कि महिलाओं के जिस गुट ने 4 हफ्ते तक फर्मेंटेड दूध पिया था जिसमें प्रोबायोटिक्स थे, उनके दिमाग की सेंसरी गतिविधि यानी संवेदनात्मक गतिविधि में बदलाव दिखाई दिया। इसकी वजह से एक नए शोध का दरवाजा खुल गया। अब ये पता लगाया जा सकता है कि क्या पेट में मौजूद माइक्रोब से हम मानसिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। हम ये तो पहले से जानते थे कि दिमागी तनाव से पेट में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन अब ये सामने आया है कि पेट में मौजूद सही बैक्टीरिया दिमागी तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। जेन एक खास किस्म की बैक्टीरिया पर शोध कर रही है जिसका संबंध दिमाग में चिंता या तनाव से हो सकता है। and recently, by looking at the community of bacteria that's in the हाल में हमने डिप्रेस्ड यानी अवसादग्रस्त लोगों के अध्ययन में पाया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अवसाद या चिंता को कम करने में मदद करते हैं। हम अब ये भी पता कर सकते हैं कि अवसादग्रस्त लोगों में चिंता का कारण ये बैक्टीरिया है या कोई और वजह है। अवसादग्रस्त लोगों में एंजाइटी या चिंता की वजह का पता लगाना पेचीदा काम है, मगर ये सुराग हमारे हाथ लगा है जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब की गैर मौजूदगी से एंजाइटी बढ़ती है। क्या उस माइक्रोब के सेवन से समस्या का समाधान हो सकता है? ऐसा संभव है कि डिप्रेशन से जूझ रहे कुछ लोगों के आहार में इस बैक्टीरिया की कमी की वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा हो। लेकिन हमने अपनी रिसर्च में पाया है कि ऐसे कई बैक्टीरिया केवल अन्न से ही नहीं आते, बल्कि हमारे डीएनए की वजह से भी हमारे शरीर में पैदा होते हैं। हम अभी ये पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया का संबंध हमारे जीन से है या खान-पान या फिर जीवन शैली से है। हालांकि ये सभी मानते हैं कि संतुलित आहार और एक्सरसाइज से पेट और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन इन बैक्टीरिया की मदद से किस प्रकार डिप्रेशन के शिकार लोगों की मदद की जा सकती है, इस पर भी पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। पार्ट 3 गट फीलिंग, भीतरी आवाज। दुनिया भर में हर साल पाचन क्षमता को सुधारने के लिए इस्तेमाल होने वाले फूड सप्लीमेंट पर लगभग 50 अरब डॉलर खर्च होते हैं, यानी लगभग उतने ही पैसे जितने चॉकलेट पर खर्च होते हैं। हे संचित, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज टी शर्ट जीन्स सब खरीदूंगा। फैशन फ्लिपकार्ट से। हमारे तीसरे एक्सपर्ट मार्टिन हैम नेदरलैंड में नीजो फूड्स रिसर्च कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। वो कहते हैं कई लोगों को पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी वो इसके लिए सप्लीमेंट लेते हैं क्योंकि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। सप्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोबायोटिक्स जिसमें उसी तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट में होते हैं, और दूसरे प्रीबायोटिक जिसमें ऐसे फाइबर होते हैं जो हमारे अंतड़ियों में माइक्रोबायोम का पोषण करते हैं। लेकिन ये सप्लीमेंट तभी प्रभावी होते हैं जब वो हमारे पेट की बड़ी अंतड़ियों तक पहुंच जाए। बड़ी अंतड़ियों में पहुंचने से पहले इन्हें छोटी अंतड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनकी लंबाई हमारे शरीर की लंबाई से 3 गुना होती है। यानी इन सप्लीमेंट्स को काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है, तभी ये असरदार हो सकते हैं। Because the stomach is the first step in food digestion. पेट पाचन क्रिया का पहला पड़ाव होता है और अंतड़ियों के भीतर कई माइक्रोब जीवित नहीं रह पाते। यह भी पता चलता है कि छोटी अंतड़ियों में भी माइक्रोब होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। सवाल ये है कि अगर ये माइक्रोब पेट में होने वाले अन्न की पिसाई से निकलकर छोटी अंतड़ियों से गुजरकर बड़ी अंतड़ियों यानी कोलोन तक पहुंच भी जाते हैं, तो क्या वो असरदार रहते हैं? It's a difficult area, to be honest. So we've done a lot of studies. यह एक पेचीदा विषय है, लेकिन हमने प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के फायदों के बारे में काफी शोध किया है और सिद्ध किया है कि इनसे अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अगर लोगों को लगता है कि उनका पाचन ठीक नहीं है और उन्हें कोई प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो ये चुनाव कैसे किया जाए? You have to be sure that the probiotic. बहुत सारे प्रोबायोटिक पेट में ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए आपको पता करना चाहिए कि जिस प्रोबायोटिक का आप सेवन करना चाहते हैं उसके माइक्रोब अंतड़ियों में जीवित रह पाएंगे या नहीं।
ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोबायोटिक खरीद लें, आपको पता करना चाहिए कि उसके फायदे का कोई वैज्ञानिक आधार है या नहीं। अगर हम अपने जीन्स नहीं बदल सकते और सप्लीमेंट के लेबल की पेचीदगी से पार नहीं पा सकते, तो हमारे पास दूसरा विकल्प यही है कि हम अपनी जीवन शैली में सुधार पर ध्यान दें। पार्ट 4, 2 लोगों का भोजन। हमारी चौथी एक्सपर्ट हैं गेल हेट, जो शिकागो की लोयोला यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की प्रोफेसर है। वो पेट में बीमारी फैलाने वाले पैथोजन या रोगाणुओं के विशेषज्ञ हैं। वो कहती हैं कि पेट को स्वस्थ रखने के लिए कई किस्म के बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की जरूरत होती है। So, in my mind, a healthy gut is अक्सर पेट में मौजूद बैक्टीरिया पर बात होती है, लेकिन वहाँ कई तरह के माइक्रोब होते हैं जो अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करते हैं। वो हमें स्वस्थ रखने में भूमिका निभाते हैं। इनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यानी पेट की देखभाल करने के लिए जरूरी है वहाँ मौजूद माइक्रोब की देखभाल हो। we really rely on bacteria to keep us healthy. हम स्वस्थ रहने के लिए इन बैक्टीरिया इनका पोषण करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये माइक्रोब्स क्या खाते हैं? वो हमारे आहार की बची खुची चीजें खाते हैं। मिसाल के तौर पर हम बीन्स या दूसरी सब्जियां खाते हैं जिसमें फाइबर होता है। जब यह फाइबर पूरी तरह नहीं पच पाता तो वो कोलन में पहुंचता है, जहां यह बैक्टीरिया रहते हैं जो उस फाइबर पर पलते हैं। इसका एक बुरा प्रभाव यह है कि इससे गैस पैदा होती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह दरअसल अच्छा संकेत है, जिससे पता चलता है कि यह बैक्टीरिया सही तरह से पल रही है और काम कर रही है। लेकिन जब हम प्रोसेस्ड खाद्य सामग्री का सेवन करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता? They contain very little fiber, which is the food for your microbes, right? प्रोसेस्ड आहार के सेवन से ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें फाइबर बहुत कम होता है। उसमें शुगर होती है जो हम तुरंत पचा लेते हैं और माइक्रोब्स के लिए कुछ नहीं बचता। प्रोटीन और ग्लूकोज युक्त आहार हमारी मांसपेशियों का पोषण करते हैं, लेकिन खाना खाते समय हमें केवल अपने शरीर का ही नहीं बल्कि पेट में मौजूद माइक्रोब के पोषण का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए हमें ताज़ा फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आहार जितना प्राकृतिक होगा पेट के लिए उतना अधिक बेहतर होगा। दही जैसी फर्मेंटेड चीज़ें भी अच्छी हैं क्योंकि उसमें पेट के लिए आवश्यक बैक्टीरिया होते हैं। यानी खाना खाते समय आपको केवल ये नहीं सोचना कि आपको क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि पेट में मौजूद माइक्रोब के लिए क्या अच्छा है। I think of it as feeding two entities. मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि आप 2 लोगों को खाना खिला रही हैं, एक आपका इंसानी शरीर और दूसरे आपके पेट में मौजूद माइक्रोब। इंसानी शरीर के लिए आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको उसके लिए प्रोटीन का सेवन करना है, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन पेट में पलने वाले माइक्रोब के पोषण के लिए आपको फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर